गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड से पाठ 17 इसमें दो भाग दिए हैं। पहला भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श। ये दो भागों को आज हमको अध्ययन करना है और इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं और इन्होंने इस पाठ को लिखा है इन दो भागों के माध्यम से। भीमराव अंबेडकर जी हमें क्या समझाना चाहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, हम पहले पार्ट में देखेंगे कि लेखक यहाँ पे हमें जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में ये बताना चाहते हैं कि जो जाति प्रथा होती है, जातिवाद जो होता है, वह श्रम विभाजन करता है। अर्थात लोगों का जन्म से ही किसी किसी जाति में जाति प्रथा के, जातिवाद के नाम से उनका श्रम विभाजन मतलब उनका जातिगत पेशा निर्धारित हो जाता है। कुछ लोग अपना पेशा जातिगत न रख करके कुछ दूसरा पेशा अपनाते हैं। तो जो व्यक्ति जातिवाद के चक्कर में पड़कर अपना जातिगत पेशा अपनाता है वो सभी तो उसमें सुखी नहीं रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो जातिगत पेशा होता है वो उन्हें ना तो पर्याप्त जीविका चलाने के लिए पर्याप्त धन दे पाता है, ना ही उन्हें कोई सुख दे पाता है, जिसके कारण वह गरीब परिस्थिति में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और लेखक का कहना है कि हमारे देश में, भारत में बेरोजगारी का, गरीबी का एक मुख्य कारण जातिवाद भी है। यही बात उन्होंने इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहा है कि श्रम विभाजन जो है वो जातिवाद ना हो करके स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। जो जैसा पेशा अपनाना चाहता है उसको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी जाति के अंतर्गत उसको, जाति के व्यक्ति पर उसकी जाति का धंधा जो है, पेशा जो है, वह उसके ऊपर में दबाव पूर्वक थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपना पेशा का चुनाव करने का पूर्ण स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। यह बात लेखक ने इस पाठ में बताई है। तो देखिए आगे इस पाठ को। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। एक सभ्य समाज जो होता है वह श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है, अर्थात सभी का श्रम विभाजन उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, ऐसा सभ्य समाज आजकल मानता है। और जो कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अब जाति प्रथा में भी श्रम विभाजन होता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए हमें श्रम विभाजन बहुत ही आवश्यक है, मतलब सभी का अपना अपना काम निर्धारित होना चाहिए। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेकिन
आप देखते हैं समाज में जातिवाद के कारण बहुत ही ऊंच नीच की भावना लोगों में भरी हुई है। लोग जातिगत पेशा ज़्यादातर अपनाते हैं और जिसके कारण लोगों के मन में जाति प्रथा की भावना जो है वो पनप गई है और लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की दृष्टि से देखने लगे हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। सिर्फ भारत के ही समाज में ये जाति प्रथा की भावनाएं पाई जाती है। बाकी आप किसी दूसरे देश में जातिवाद की कोई भावना किसी के अंदर नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक है, जब जातिवाद के कारण लोगों ने अपना जातिगत पेशा अपनाया है तो ये तो मजबूरी में अपनाया है, कोई उनकी रुचि से तो उन्होंने अपनाया नहीं है। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। अब लेखक का कहना है कि एक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता की सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह भी है। एक दूसरा सिद्धांत जो कि दूषित है वह यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा इसकी निजी क्षमता पर का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही और अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन एक दूषित सिद्धांत यह भी है हमारे समाज का कि किसी व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही उसकी माँ के गर्भ में ही जब वो पलता रहता है तभी उसका जातिगत पेशा उसके लिए निर्धारित हो चुका होता है। अर्थात माता पिता सगे संबंधी पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब बच्चा जन्मेगा तो वो बड़ा होकर क्या काम करेगा, अर्थात वो पिता के पद चिन्हों पे चलेगा। अर्थात पिता जो जातिगत पेशा करते हैं जैसे सोनार है सोने का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, आदि आदि अनेक प्रकार के जो जातिगत पेशे होते हैं बच्चे को के ऊपर भी उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो कि एक दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसकी मनुष्य की उस दोषपूर्ण जाति प्रथा का जो दोषपूर्ण भाव लोगों के अंदर है वह तो उसको समाप्त तो नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन उस बच्चे को उस मनुष्य को एक जातिगत पेशे में जरूर बांध देते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, अगर वो पेशा उसका जातिगत पेशा उसके लिए पर्याप्त ना हो, उससे उसको पर्याप्त आमदनी ना होती हो, तब भी वो उसके ऊपर थोपा जाता है जिससे कि वह भूखों मरने की स्थिति आ जाती है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब तकनीकी में रोज नित्य परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण मनुष्य अपना पेशा बदलने की उसे आवश्यकता होती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, अगर मनुष्य को अपने पेशे को बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर उसके ऊपर में ये समाज ये दबाव बनाए कि तुमको तो सिर्फ यही काम करना है जो तुम्हारा जातिगत पेशा है और तुम दूसरा काम नहीं कर सकते, तब स्थिति ये आ जाती है कि अगर वो पेशे में उसे पर्याप्त आमदनी ना हो तो सिर्फ उसके पास भूखे मरने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लेखक का कहना है कि अगर समाज वाले लोगों को
अगर पेशे का अपने रुचि के अनुसार पेशे का चुनाव करने का अधिकार नहीं देते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं देते हैं, तो भारत में यह एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का कारण बन रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जातिवाद के अनुसार या जातिवाद के अनुरूप यहाँ पे हमारे समाज में लोगों के पास अपना पेशा चुनाव करने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण लोग बहुत ही परेशान हैं और उसे श्रम विभाजन जो है वो जाति के अनुरूप ही उसका निर्धारित होता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जातिवाद के अनुरूप यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना जो पेशा चला रहे हैं वह मजबूरी बस चला रहे हैं, बिना रुचि के चला रहे हैं, क्योंकि वह उनके ऊपर उनकी जाति के अनुरूप वह पेशा उनके ऊपर थोपा गया है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब मनुष्य का किसी काम के प्रति रुचि ही नहीं रहेगी, उसे जबरदस्ती किसी काम को करना जब पड़ रहा हो, तो वह स्वाभाविक है कि वह बिना रुचि के उस काम को करेगा, अर्थात काम को टालू काम, जैसे काम बन जाए किसी सूरत से बस उसे मन लगा के कभी नहीं करेगा, ना ही उसकी लगन उस काम के प्रति होगी, ना ही वो ईमानदारी से करेगा और ना ही वो ज़्यादा काम करेगा, वो तो कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो रुचि ही नहीं, वो तो सिर्फ मजबूरी बस कर रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो वह उस काम में लगन और ईमानदारी कैसे उपयोग कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो हम देख रहे हैं कि आर्थिक पहलू से भी अगर हम देखें तो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्यों हानिकारक जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें मनुष्य स्वाभाविक रूप से अरुचि का काम करता है, जिस काम के प्रति उसकी रुचि नहीं है उसे वह काम को करना पड़ रहा है। इससे उसकी अंदर की आत्मशक्ति दब जाती है, अर्थात उसे अपनी आत्मशक्ति को दबा करके, अर्थात अपनी भावनाओं को दबा करके, अपने रुचि को दबा करके उन्हें स्वाभाविक अस्वाभाविक जो नियम बनाए गए हैं जातिवाद के, उस नियम में उसे जकड़ दिया जाता है, जिससे उसे उस काम करने वाले व्यक्ति को अभी मन काम में नहीं लगता और वह एक निष्क्रिय प्राणी बनकर रह जाता है। अर्थात मनुष्य काम भी करना चाहे, लेकिन अगर उसकी रुचि का काम ना हो तो वह निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात वह आलसी होने लगता है उसका, क्योंकि उस काम में तो मन लगता ही नहीं है। तो कवि लेखक का यहाँ कहना है कि जो श्रम विभाजन है वो जातिगत ना होकर के हर मनुष्य को अपना पेशा, अपना चुनाव करने का पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाले भाग में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे सेकंड पार्ट देखेंगे, मेरी कल्पना का आदर्श। मेरी कल्पना का आदर्श। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं मेरी कल्पना का आदर्श। दूसरे भाग में कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि दूसरे भाग में यह बताना चाहते हैं कि एक आदर्श समाज कैसा हो, एक आदर्श समाज कैसा हो, अर्थात भीमराव अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज किस प्रकार का होना चाहिए। तो वो बताते हैं, थोड़ा शॉर्टली मैं आपको इसको बता देती हूँ कि वो अपने
किस प्रकार के आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो आदर्श समाज है वह कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए आपस में, और आपस में भाईचारे की भावना को लिए हुए होना चाहिए। समाज में गतिशीलता लाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्तन आवश्यक है। बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक स्वरूप में सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने रहने चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। अब यहाँ लेखक का कहना है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर रहते हैं, ऐसे ही मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ कि लोग भी आपस में दूध की और पानी की तरह भाईचारे की भावना आपस में दूध और पानी के मिश्रण की तरह मन में लिए हुए एक समाज का निर्माण करें। तो इस प्रकार की एक आदर्श समाज की कल्पना लेखक यहाँ पे करते हैं। अब आगे देखिए, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब लेखक कहते हैं कि अभी आपने पहले भाग में मैंने जाति प्रथा का भरपूर विरोध किया है कि जाति प्रथा की कोई भावना आपस में नहीं होनी चाहिए। तो लोग एक प्रश्न मुझसे पूछना चाहेंगे कि अगर जब जाति प्रथा ना हो तो एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ठीक है, यदि अगर ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचालित हो सके। उनका कहना है कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक हो सके। ऐसे समाज के बहुविधो हितों में सबका भाग होना चाहिए, और जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है उसमें सबका भाग होना चाहिए, अर्थात सबका हिस्सा होना चाहिए, अर्थात सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि सबका बराबर की हिस्सेदारी होगी तो सब स्वतंत्र होंगे, सब स्वतंत्र होंगे तभी तो लोग हर परिवर्तन में भाग ले पाएंगे। तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आपात संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जब लोग भाईचारे की भावना से एक दूसरे में मिलजुल कर रहेंगे तो इसी का नाम लोकतंत्र है, ऐसा कभी कहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? क्या लोग जिस प्रकार भाईचारे की भावना में किसी को आपत्ति नहीं है, तो क्या किसी की स्वतंत्रता पर आपसी अगर आपको स्वतंत्रता मिल जाए तो क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? ये दूसरा प्रश्न लेखक बताते हैं। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। कभी लेखक का कहना है कि जब स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिल जाएगा तो लोगों को ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों को अपने संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। जीविका चलाने के लिए जो आवश्यक
औजार उसके पास होने चाहिए, वो औजार उसको रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो सामग्री रखने की उसको होना चाहिए अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। तो जब लोगों का स्वास्थ्य स्वतंत्रता से ही संभव है, तो लोगों को स्वतंत्रता क्यों प्रदान की नहीं जाना चाहिए। इस लेखक का कहना है कि लोगों को जरूर स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो लेखक का कहना है कि स्वतंत्रता में संपत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने का अधिकार हो, मनुष्य की शक्ति के समक्ष और प्रभावशाली प्रयोग की भी मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जानी चाहिए। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना व्यक्ति को दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, अर्थात उसे अपना पेशा चुनने का अधिकार, अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो इस प्रकार कवि यहाँ पे लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए कहते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? बताइए कि क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, अर्थात जैसे सभी को एक बराबर दृष्टि से देखना समता कहलाती है। ठीक है, सभी एक बराबर हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द पर विवाद रहा कि सभी लोग एक बराबर नहीं होते हैं, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब यहाँ पे इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। ना तो वंश परंपरा, शारीरिक वंश परंपरा उनकी एक जैसी होती है, ना ही सामाजिक परंपरा उनकी एक जैसी होती है। सभी समाज में सभी लोग एक बराबर उपलब्धियां भी प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए सब बराबर नहीं कहलाते हैं। और सभी मनुष्य के अपने प्रयत्न बराबर नहीं होते, इसलिए सभी मनुष्य आपस में बराबरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी मनुष्य निसंदेह एक समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? जब मनुष्यों के
अपने कार्य ही सब बराबर नहीं है, सबकी उपलब्धियां बराबर नहीं है, उनकी वंश परंपरा बराबर नहीं है, इसलिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्या समाज को भी उनके साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो लोग सभी को एक बराबर दृष्टि से देखने का विरोध करते हैं, तो क्या उनके पास कोई जवाब है कि हमें सभी व्यक्तियों से असमान व्यवहार करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूर्ण प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में बाजी मार लेंगे जिन्हें उत्तम कुल, जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर लिया तो उसको उत्तम कुल का मान लिया गया, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो गया तो उसे और उच्च कुल का मान लिया। समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। अब लेखक का कहना है कि अगर हमको सबसे समान दृष्टि से अगर हमें देखना है, समता का विरोध नहीं चाहते हैं, तो हमको आरंभ से ही सभी समाज के व्यक्तियों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराने होंगे। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। अगर किसी ने उपलब्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया और वो असफल हो गया तो वह असमान व्यवहार का अधिकारी नहीं हो सकता है, उसके साथ असमान व्यवहार करना अनुचित होगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? अगर किसी कारणवश वह असफल होता है तो क्या वह असमान व्यवहार करना उसके साथ उचित होगा? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। अगर हम कमजोर व्यक्ति से असमान व्यवहार करेंगे तो इसका सीधा सा लाभ उच्च कुल के लोग उठा के ले जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, और जो सब सुविधा संपन्न लोग हैं सिर्फ उनको ही हम सम्मान की दृष्टि से देखें तो यह गलत होगा, क्योंकि यह सुविधा संपन्न लोगों के पक्ष में निर्णय लेना होगा। तो हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ सुख सुविधा और धन संपदा जिनके पास है हम सिर्फ उनके ही पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, अर्थात जो गरीब है, जो कमजोर है, हम उसके साथ असमानता का व्यवहार करके उनके साथ सीधा सीधा अन्याय कर रहे हैं। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है आधार पर जहां हम तीसरे आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। अर्थात अगर हमको सबके साथ समानता का व्यवहार रखना है तो हमें सभी समाज के सभी मनुष्य को शुरू से ही एक बराबर अवसर और एक बराबर समान व्यवहार का अवसर हमें आरंभ से ही देना होगा, तभी सभी लोग एक बराबर व्यवहार के अधिकारी होंगे। समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता, अर्थात इसका और भी आधार उपलब्ध है। क्या है देखें, एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। एक नेता है, उसका बहुत सारे लोगों से आमना सामना रोज का होता रहता है।
अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती। अब इतने सारे लोगों का उसका आपस में मिलना जुलना होता है, तो वह सबके बारे में जानकारी रखना उसके लिए संभव नहीं होता है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। अगर उसके पास सभी की जानकारी रखना अगर संभव होता तो वह सबके साथ अलग अलग व्यवहार कर पाता, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता है। वैसे ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, अर्थात नेता जो है वो सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए सोचता है, और वह सबके साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि उसके पास कोई छोटे और बड़े का ब्यौरा नहीं होता है, जिसके कारण वह असमानता का व्यवहार एक दूसरे से कर सके। राजनीतिक का यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार क्षमता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी से समान व्यवहार करना समाज के लोगों को ही भाता नहीं है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते हैं कि सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सबको एक भाव से ही देखना चाहिए, जिसके लिए शुरू से ही आरंभ से ही समता के व्यवहार के अधिकारी होने के लिए सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करें। इसके लिए समाज के हर सदस्यों को हमें आरंभ से ही समानता का व्यवहार हमको आरंभ से ही देना होगा, समानता के अवसरों से आरंभ से ही देने होंगे, तभी हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कवि, ऐसा लेखक जो हैं वह एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं और समाज के लोगों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए वो आपने इस सेकंड पार्ट में देखा, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।